जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज के मंथन में कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत ही तीखी बात है। तीखी बात इसलिए कि साथियों, 2 दिन पहले से या 3 दिन पहले से पता नहीं, बोला ना कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले। पहले लिखिए फिर किसी को दीजिए। अब उस देने के बाद में कोई भूल चूक हो जाती है तो ये कागज़ ये आपको दिला देगा। तो पहले लिखना चाहिए फिर बोलना चाहिए। जितने भी केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सारे के सारे डीजी आके नेशनल चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे हैं और वो अग्निवीर को वेलकम कर रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं उन अग्निवीरों का, वो कब आएंगे हमारे पास में। वेल डन, बहुत बढ़िया। तो जब ये स्कीम लागू हुई थी, उस टाइम के जो डीजी थे, उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं बोला कि भाई ये स्कीम अच्छी है, आगे से हमें जो इसको चैनल बना के और हम जो इसको वो कर देंगे। आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सरकार का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, गृह मंत्रालय का गृह मंत्री खुद आके टीवी पे नहीं बोल रहा है। और गृह मंत्री अगर मान लो, अगर आपने पॉलिसी चेंज की तो सबसे पहले गृह मंत्रालय का एक नोट सीधा ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो प्रेस नोट चढ़ा दीजिए और पॉलिसी लेटर है जो निकाल दीजिए। 10 मिनट का काम है और 1 घंटे में पूरा हिंदुस्तान वायरल हो जाएगा। फिर ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजीओ को सामने आने की कहाँ जरूरत पड़ गई है। मुझे याद आता है, मेरे से भी पुराने सैनिक अच्छी तरह से जानते हैं जो फाइटिंग फोर्स के हैं। मैं सपोर्टिंग आर्म्स का हूँ, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का हूँ, सेना आयुध कोर का। मेरे सेना आयुध कोर में जितने भी अधिकारी अपॉइंट होते थे, कमीशन लेते थे, सबसे पहले के समय में जब सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ करते थे तो वो सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट बनने तक 3 साल की उनकी ट्रेनिंग जो होती थी वो फाइटिंग फोर्स में होती थी। यानी कि वो अपनी बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद में, ट्रेड ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद में पहली पोस्टिंग जो उनको मिलती थी वो इन्फेंट्री आरटी आर्मर्ड की इनकी मिलती थी, फाइटिंग फोर्स की। 3 साल गुजारने के बाद में फिर वो ऑर्डिनेंस में आते थे। तो वो ट्रेनिंग किस लिए थी? 3 साल की इन्फेंट्री अटैचमेंट जिसको बोलते हैं। फिर इसको 2 साल कर दिया, फिर 1 साल कर दिया, क्योंकि मैं जब आया था पेंशन तब 1 साल का प्रपोजल आ रहा था, लेकिन 2 साल उस टाइम पे काट रहे थे। चलो, ये तो होगी वो बात। इससे भी बड़ी बात, सेना के अंदर सबसे बड़ी पुरानी कोर, अभी कोर कर दिया। पहले वो फाइटिंग फोर्स में थी, लेकिन उसको अभी आजकल आर्मर्ड कोर बोलते हैं। तो आर्मर्ड के अंदर जब मैं अपने समय में नायक था, तो जब मैं जाता था वहाँ अम्युनिशन का इंस्पेक्शन करने के लिए, नायक था, जो मेरा काम था मैं करता था। लेकिन जब मैं जवानों के मेस में नाश्ता करने जाता था तो मैं देखता था कि जितने भी नए अधिकारी है लेफ्टिनेंट तक के, वो सारे के सारे वहीं हमारे सामने उन ओआर मेस के अंदर वो अपना खाना खा रहे हैं। जेसीयू मेस में भी नहीं, उनके लिए जेसीयू मेस भी लागू नहीं है। ओआर मेस के अंदर वो अपना खाना पीना जो कुछ भी है, रहना है ना। बात कुछ पते की बात है ना, कोई कारण होगा ना कि मतलब जो हमारी सपोर्टिंग आर्म्स को तो इन्फेंट्री में जाके 3 साल जाके वहाँ पर ट्रेनिंग करनी उस अधिकारी को, और जो अधिकारी इन्फेंट्री का है वो है जो 3 साल के लिए ओआर मेस में अटैच किया हुआ है कमांडिंग अफसर के द्वारा या उस कोर की एसओपी के द्वारा। 3-3 साल तक रहते थे। बोलते हैं जब तक वो एक टैंक को पूरा ही डिसेबल करके वापस असेंबल नहीं कर लेते थे, तब तक वो अफसर में पाँव नहीं रखते थे, पार्टी में भी नहीं, किसी में भी नहीं। धीरे धीरे वहाँ भी
क्योंकि आपको पता ही है, बाप चचा ताऊ वहाँ का मौसम आया, जमाना आया, 3 साल से 2 साल हुई, 2 साल से 1 साल हुई, अब कितनी मुझे पता नहीं है। लेकिन आज भी वो है, आर्मड में वो है कि पहले बीटा उसका कमीशन लेके, ट्रेनिंग लेके, जब आर्मड का अधिकारी जब आर्मड में जाएगा, यूनिट अलॉट होगी, यूनिट में जाएगा, तो पहले उसका बिस्तर वहीं लगता है, वहीं खाता पीता है। इसका कारण क्या है? ये नहीं है कि भाई वो, इसका कारण है कि बेसिक कितनी भी बड़ी आपने ट्रेनिंग कर दी है, लेकिन जिस जवान ने जो ट्रेनिंग की है ना, उस ट्रेनिंग का लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो अग्निवीर आप ले रहे हो, ये अग्निवीर का जो एंट्रेंस है, इसका जो आपने प्रोसीजर बनाया है, उस प्रोसीजर में कोई कमी नहीं है। आप पूरी फिजिकल, मेडिकल और एजुकेशन तीनों को मिला के और समांतर, बिल्कुल ही सैनिक के समांतर आप उसको एंट्रेंस दे रहे हो, कोई शक नहीं है ना। अब उसमें से ऐसा कोई नहीं है जो उस टाइम वो सोचे कि मैं 25% में नहीं आऊँगा। फिर वो आ गया अंदर ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग में उस्ताद को पता नहीं कि इसमें से कौन से 25% है, तो वो जो ट्रेनिंग देगा वो भी पूरी बराबर की देगा, बराबर की देगा। अब जब सारा पीछे का पैरामीटर, ट्रेनिंग का पैरामीटर, सारा सब कुछ एक ही है, तो आप अगला तीसरा पैरामीटर कौन सा लेके आओगे कि उस पैरामीटर के अंदर वो 25% रखोगे, वो 25% रखोगे। क्यों? कि अब उस 75 में से 25 रखने हैं, तो 25 वो उसका पैरामीटर आप 4 साल में कैसे करोगे? अब बोल देंगे भाई जो अच्छा काम करेगा उसका। अरे हिंदुस्तान की सेना के अंदर तो सब अच्छा ही काम करते हैं। अब वो काम अच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग के अंदर जो मानसिकता होती है, वो तिरंगे झंडे की और अपने धर्म की जो कसम दिला देने के बाद में हम लोग अपने घर के रहते ही नहीं हैं। हमारा तो हेयर कटिंग, वॉशिंग अलाउंस भी गवर्नमेंट देती है, राशन भी छुट्टी का गवर्नमेंट देती है। तो फिर आप समझो ना कि भाई हम तो जब तक सेना के अंदर डिस्चार्ज, मतलब पेंशन नहीं आएंगे, तब तक सेना के शरीर का एक एक रोम रोम सेना का है। और आने के बाद भी जो पॉलिसी बोलती है DSR की कि जब ज़रूरत होगी, अगर सेना है, अगर आप फिट फॉर है, तो आपको जाके ज्वाइन करना है, लड़ाई भी ज्वाइन करना है। तो साहब अब कोई फ़र्क नहीं है। अब वो 25% का पैरामीटर आप क्या रखोगे? तो मुझे जो लगता है अपने दिल में कि वो 25% का पैरामीटर सिफारिश, भ्रष्टाचार और अपना सहायक प्रथा, ये 3 पैरामीटर होंगे उस 25% के। मेरी अपनी कहनी है, मुझे माफ़ करें, मैं गलत कहता हूँ तो भी मुझे माफ़ करें। कोई अधिकारी देखें वो माफ़ करें, सरकार देखें माफ़ करें। पैरामीटर यही होगा। और आप कौन सा पैरामीटर लेके आओगे? भर्ती से लेके अब 4 साल उसने नौकरी कर ली है, तब तक उसने अपना सब कुछ दिया है। अरे वही आज अब आपके सामने है ना, जाते ही धक्का तक वो सैनिक शहीद भी तो हो रहे हैं ना, आप तो उसका दर्जा नहीं दे रहे हो। जब एक को नहीं दे रहे तो बाकी को क्या पता कि हमें मिलेगा? वो तो स्टेप बाय पीछे आ गए अपने आप ही। तो अब जब सब कुछ एक ही है, अब ये जो DG सामने आ रहे हैं, तो सरकार का अपना मुंह बंद क्यों है? सरकार लिखित के अंदर एक आदेश, एक पॉलिसी उठा के क्यों नहीं डाल देती पब्लिक के अंदर, ताकि वो लड़के सोचे कि भैया इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो कहीं न कहीं हमारे को 5 साल में पहला बैच है, 3 साल बाद में हमारा नंबर पड़ ही जाएगा। लेकिन फिर वो 3 साल में करेगा क्या? किसी का 3 साल में नंबर आएगा तो करेगा क्या, और आएगा कि नहीं आएगा वो कोई पता नहीं है। उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ की छूट दी कि आप काम फिजिकल नहीं करेंगे, ठीक है ना, फिजिकल नहीं करेंगे, वो एक्सेप्शन है। अब जो ट्रेनिंग जो आप सोचते हैं, तो सेना की ट्रेनिंग और CRPF की ट्रेनिंग में तो फर्क हो गई कि पुलिस को पुलिस एक्ट के हिसाब से ट्रेनिंग हो रही है। यानी कि जो फ्रंटलाइन की सेना है, उसका सिर्फ ऑप्शन, अगर उसकी जगह पे कभी रिप्लेस होती है तो ITBP वहाँ पे खड़ी है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन सेना के साथ। BSF खड़ी है सेना के साथ, ठीक है ना। ये फ्रंट लाइन की फर्स्ट और सेकंड मतलब
लाइन है। लेकिन जो ट्रेनिंग है सेना की ट्रेनिंग का बंदा अब जाता है वो पैरामिलिट्री फोर्स में। अब वहाँ पे जो सेना का सही बंदा ट्रेनिंग किया होगा उसके अंदर एक मलाल रहेगा कि मैं सेना का ट्रेंड किया हुआ। वहाँ जवानों के बीच में एक होगा कि तुम तो बीएसएफ के ट्रेनिंग की हो, मैं सेना से करके आया हूँ भाई। वहाँ इन दोनों का ऐसे होगा। देखना आप, इसका जो परिणाम है आपसी सौहार्द भाव, ये सब कुछ बहुत मुश्किल से मिलता है। हमारे सेना के हर ग्रुपों के सब जब डीसी में आते हैं ना, तो वहाँ पर भी ऐसे हमें देखने को मिलता है ना कि वो तो एक कोर है पूरा ही सपोर्टिंग आर्म्स में। लेकिन जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है सारी फाइटिंग आर्म्स है। तो भाई उस फाइटिंग आर्म्स के अंदर आप जब जाओगे तो उनकी जो ट्रेनिंग, उनकी सर्चिंग की या उनका पुलिस का काम करने का तरीका, क्यों आईटीबीपी उसके पीछे भी पुलिस लगता है, ठीक है ना, सीआरपीएफ पुलिस है, रेलवे पुलिस फोर्स पुलिस है, इनकी जो इंटरनल ट्रेनिंग अलग होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सरकार क्यों, डीजीपी जितने भी अभी एकदम आगे आए हैं, तो ये क्या सरकार के कहने के बगैर ही आ गए क्या? सरकार के कहने के बगैर नहीं आया, इनको ऊपर से आदेश आया कि तुम ये स्टेटमेंट दो, ये स्टेटमेंट दो। तो ये स्टेटमेंट दे दिया। जो डीजी अभी हो सकता है को अगला 31 में पेंशन जा रहा हो या कोई 31 को जा रहा है, अगला नहीं आएगा, वो गवर्नमेंट को अपनी परेशानी लिखेगा। देखो हालात को बिगाड़ो मत। इस देश की सेना बड़ी मुश्किल से विश्व की प्रथम सेना बनी है, आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद में भी। मत करो उसके साथ में एक्सपेरिमेंट, वरना वो एक्सपेरिमेंट इस देश के लिए इतना घातक होगा, हम मर जाएंगे लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ़ नहीं करेगी। ये सब के लिए है जो इसका समर्थन करते हैं, आप मानो या मत मानो, ठीक है ना। एक टेक्नीशियन बनता है आर्मी के अंदर तो कितने साल लगते हैं उसके, 3-3 साल के तो डिप्लोमे हैं उनके, तब जाके वो इक्विपमेंट में हाथ लगाता है। किसी को पता कि ये इलेक्ट्रिक जो प्राइमर लगा हुआ है उसको हाथ लगाने के लिए, लेबोरेटरी में जाने के लिए बॉडी को न्यूट्रलाइज कैसे करना है आपको, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिसिटी आपके बॉडी में भी चल रही है। तो भाई मतलब जो भी है स्टॉप, ये चीज़ नहीं है। जो आराम से अपनी फोर्स जो चल रही है उनको भी अपना आराम से चलने दो, उनकी अपनी चलने दो, इनको अपनी, जो आर्मी को अपना काम करना दो। तुम मजबूत कर सकते हो तो उनको इक्विपमेंट दो, अच्छे इक्विपमेंट दो, अच्छे हथियार दो, अच्छे वेपन दो, बंदे सारे काम करेंगे। क्यों ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भाई? अरे वो 10% वहाँ जब जाएंगे तो वो ये जब जाएंगे तो बाहर वाला तो बाहर ही रहेगा ना। फिर भी बेरोजगारी का तो प्रश्न वहाँ का वहीं खड़ा होगा ना, वो वहीं खड़ा हुआ है। 10% यहाँ से भर दिए तो बस बाहर वाली भर्ती खत्म हो गई, बस। और क्या है? और उनका क्या है? जो 2.5 लाख अभी क्वालिफाइड होके पड़े हुए हैं, भर्ती होके पड़े हुए हैं, कॉल लेटर आके पड़े हुए हैं, एक एग्जाम ओनली बाकी बचा हुआ, सब कुछ होके पड़े हुए, उनका क्या है? उनके बारे में कौन सोचेगा इस देश के अंदर? वो इस देश के बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। मत करो ऐसा। सेना के साथ खिलवाड़, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, सेना के साथ खिलवाड़ मत करो। देश के किसी भी सिक्योरिटी संस्था के साथ खिलवाड़ मत करो। आप अपने एक्सपेरिमेंट विदेश नीति में करो, धर्म नीति में करो, जिस नीति में करना करो, सैनिक नीति में मत करो सैनिक। इसमें एक्सपेरिमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे पूरे वर्ल्ड से लोहा ले रखा है वर्ल्ड वार में इस भारतीय सेना ने। और जब तक आज हमारे पास में वो जनरल्स बैठे हुए हैं जो लड़ाई लड़े हुए हैं, जिस दिन इस इंडियन आर्मी के अंदर आखिरी जनरल होगा जो विदाउट लड़ाई लड़े होगा, उस दिन इस आर्मी का क्या हाल होगा उसका आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। जब तक एक जनरल हमारा बैठा हुआ है इस डिफेंस फोर्स के अंदर जिसने युद्ध लड़ा हुआ है। अजीत डोभाल क्यों कामयाब है? उसका कारण है उनका प्रैक्टिकल ग्राउंड नॉलेज।
और जब तक ये जनरल लेवल के ऊपर हमारी अभी तक वो एक जो एक पूरी टुकड़ी है अभी तक काम कर रही है, तो ये सब कुछ संभाले हुए है। जिस दिन सारी टुकड़ी वॉश आउट हो जाएगी और सारे 2000 के बाद में जब चीफ बनेंगे, लड़ाई तो हुई नहीं है, और ये छापामार युद्ध तो चलता रहेगा। इसका कभी आपने इसका अंत करने का कभी सोचा ही नहीं, ना इसका कोई ट्रिक ढूंढी आपने। इसराइल ने 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर देता है, कई कंट्री यूरोपियन 2 मिनट में समाप्त कर देते हैं। भारत आज कम से कम 30, 35, 40 साल से लड़ रहा है छापामार युद्ध, मर रहा है तो मरने दो, कोई फर्क नहीं है। मेरे पास स्ट्रेंथ के 2 मतलब होते हैं, एक पावर, यानी कि स्ट्रेंथ का मतलब पावर, एक स्ट्रेंथ का मतलब संख्या। 50 मरेगा, मैं 100 भेज दूंगा, ये भारत की स्ट्रेंथ है। उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो वो दूसरा स्ट्रेंथ यूज करते हैं जो पावर वाली यूज है। ये हम दोनों में अंतर है, यूरोपीय कंट्री और भारत में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।